1845 उत्तरी ध्रुव के पास कहीं बर्फ की दीवारें, अंधेरा और 129 इंसान जो कभी वापस नहीं आए। HMS एरेबस और HMS टेरर, दो जहाज जो इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री सफर पर निकले थे। और जब ये जहाज आर्कटिक की बर्फ में गायब हुए तो पीछे छोड़ गए सिर्फ सवाल, सिर्फ रहस्य और कुछ ऐसे सबूत जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 129 लोग गए, एक भी वापस नहीं आया। और जो हुआ उन आखिरी दिनों में, वो सुनकर आप एक पल के लिए रुक जाएंगे। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आखिर उन 129 लोगों के साथ उस बर्फीले अंधेरे में क्या हुआ था, वो रहस्य जो 170 साल तक दुनिया से छुपा रहा। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात है 19वीं सदी की। उस वक्त ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर था। समंदर पर उनका राज था, लेकिन एक रास्ता था जो अभी तक किसी ने पूरा नहीं किया था, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। क्या आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज क्या होता है? ये वो समुद्री रास्ता है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, लेकिन आर्कटिक के रास्ते से, यानी कनाडा के ऊपर से, उत्तरी ध्रुव के करीब से गुजरते हुए। अगर ये रास्ता मिल जाता तो ब्रिटेन का व्यापार बदल जाता, एशिया तक पहुंचने का रास्ता छोटा हो जाता और जो देश ये रास्ता खोजता वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता। ब्रिटेन को एक हीरो चाहिए था और उनकी नजर पड़ी सर जॉन फ्रैंकलिन पर। सर जॉन फ्रैंकलिन, उम्र 59 साल, एक तजुर्बेकार नेवल ऑफिसर। आर्कटिक का अनुभव था उन्हें, 2 एक्सपीडिशंस पहले भी कर चुके थे, लेकिन वो एक्सपीडिशंस भी खतरे से खाली नहीं थे। एक बार तो उनकी टीम को जूते तक उबाल कर खाने पड़े थे भूख से बचने के लिए। फिर भी फ्रैंकलिन तैयार थे और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने उन्हें दे दिए अपने 2 सबसे ताकतवर जहाज, HMS एरेबस और HMS टेरर। इन जहाजों के नाम सुनिए जरा। एरेबस यानी ग्रीक माइथोलॉजी में अंधकार का देवता, टेरर यानी दहशत। जैसे इन जहाजों के नाम ही अपना अंजाम बता रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जहाज टेक्निकली अपने जमाने के सबसे एडवांस जहाज थे। सोचिए, 1845 में ये जहाज स्टीम पावर्ड थे। इनमें लोहे की परतें लगी थीं ताकि आर्कटिक की बर्फ से टकराने पर टूटे नहीं। इनमें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम था जो उस जमाने में किसी जहाज में नहीं होता था। HMS एरेबस में एक रेलवे लोकोमोटिव इंजन लगा था जो जहाज को बर्फ में धकेल सके। और खाने का सामान, 3 साल का राशन भरा था इन जहाजों में। 8000 डिब्बा बंद टिन कैंस जिनमें मांस, सब्जियां, सूप, सब कुछ था। ब्रिटेन को पूरा यकीन था ये एक्सपीडिशन जीतेगी। 19 मई 1845 लंदन के ग्रीन हाइट बंदरगाह से HMS एरेबस और HMS टेरर रवाना हुए। 129 लोग, जोश से भरे, उत्साह से भरे। फ्रैंकलिन की पत्नी लेडी जेन फ्रैंकलिन वहां खड़ी थीं। उन्होंने अपने पति को विदा किया। वो जानती थीं सफर खतरनाक है, लेकिन उन्हें यकीन था कि फ्रैंकलिन जीत कर लौटेंगे। वो कभी नहीं लौटे। जहाज पहले ग्रीनलैंड की तरफ गए। वहां एक व्हेलिंग शिप के कैप्टन ने इन्हें आखिरी बार देखा, जुलाई 1845 में। फ्रैंकलिन और उनकी क्रू खुश थे, कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कुछ लेटर्स भेजे अपने घर वालों को, ब्रिटिश नेवी को, और फिर वो बर्फ में चले गए और गायब हो गए। क्या आप जानते हैं, उसके बाद पूरे 2 साल तक ब्रिटेन को कोई खबर नहीं मिली। 2 साल, और किसी को चिंता भी नहीं हुई, क्योंकि आर्कटिक एक्सपीडिशंस में देरी आम बात थी। लेकिन जब तीसरा साल भी गुजर गया और कोई जहाज नहीं आया, कोई खबर नहीं आई, तब ब्रिटेन की रॉयल नेवी को पहली बार एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। 1848, 3 साल हो गए थे। HMS एरेबस और HMS टेरर का कोई अता पता नहीं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 1 नहीं, 2 नहीं, अगले कुछ सालों में 30 से ज्यादा रेस्क्यू एक्सपीडिशंस भेजी गईं। 30, सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन था ये। लेकिन आर्कटिक इतना विशाल है, इतना खतरनाक है कि हर टीम खाली हाथ लौटती रही। बर्फ, अंधेरा, -40 डिग्री तापमान
और हजारों किलोमीटर में फैला वो इलाका जहां इंसान की आवाज भी गुम हो जाती है। लेडी जेनी फ्रैंकलिन वो टूटी नहीं। उन्होंने खुद अपने पैसों से एक रेस्क्यू शिप भेजी। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला। उन्होंने अखबारों में लिखा। वो लड़ती रहीं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके पति कहीं जिंदा हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 1850 में पहली बार कुछ मिला। बीची आइलैंड पर 3 कब्रें। फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के 3 सेलर्स की कब्रें। जॉन टॉरिंगटन, जॉन हार्टनेल और विलियम ब्रेन। ये तीनों एक्सपीडिशन के पहले साल में ही मर चुके थे, 1846 में। क्या आप जानते हैं इन तीनों की मौत कैसे हुई थी? उस वक्त तो किसी को पता नहीं था, लेकिन 1984 में एक कनेडियन साइंटिस्ट ओवन बीटी ने इन कब्रों को खोदा और जो उन्हें मिला वो हैरान कर देने वाला था। इन तीनों के शरीर आर्कटिक की ठंड में परफेक्टली प्रिजर्व थे, जैसे कल ही दफनाए गए हों। और जब टेस्ट हुए तो पता चला कि इनके शरीर में लेड यानी सीसे की मात्रा नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा थी। लेड पॉइजनिंग, सीसा विषाक्तता। लेकिन रुकिए, ये सीसा आया कहां से? याद है वो 8000 टिन कैंस जो जहाज पर भरे थे? उस जमाने में टिन कैंस को सील करने के लिए लेड सोल्डर का इस्तेमाल होता था और वो लेड धीरे धीरे खाने में मिलती रही, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? थकान, कमजोरी, सोचने की क्षमता कम होना, डिसीजंस गलत होना और सबसे खतरनाक, आदमी को खुद पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 129 लोग धीरे धीरे अंदर से टूटते जा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था। लेकिन लेड पॉइजनिंग पूरी कहानी नहीं थी। असली रहस्य तो अभी बाकी था। 1854 स्कॉटिश एक्सप्लोरर जॉन रे आर्कटिक में थे। वो फ्रैंकलिन को ढूंढने नहीं गए थे, वो बस एक अलग एक्सपीडिशन पर थे। लेकिन उन्हें कुछ इनुइट लोग मिले, वो नेटिव लोग जो सदियों से आर्कटिक में रहते आए हैं। इन इनुइट लोगों ने रे को कुछ चीजें दिखाईं। फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के सेलर्स की चीजें, सिल्वरवेयर, बटन्स, एक पॉकेट वॉच। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो सुनकर जॉन रे के पैरों तले जमीन खिसक गई। इनुइट लोगों ने बताया उन्होंने कुछ साल पहले कुछ व्हाइट मैन को देखा था, बर्फ पर चलते हुए, बेहाल, थके हुए, भूखे। उनके पास एक बड़ी नाव थी जिसे वो खींच रहे थे और वो साउथ की तरफ जा रहे थे, शायद बचने की कोशिश में। लेकिन वो बच नहीं पाए। इनुइट लोगों को उनकी लाशें मिली थीं और उन लाशों पर कुछ ऐसे निशान थे जो बता रहे थे कि आखिरी वक्त में इन लोगों ने क्या किया। वो निशान थे कटने के निशान, हड्डियों पर, इंसानी हड्डियों पर। जॉन रे ने ब्रिटेन को ये रिपोर्ट भेजी और ब्रिटेन में तूफान आ गया। लोग मानने को तैयार नहीं थे। रॉयल नेवी के ऑफिसर्स कह रहे थे ये झूठ है, ब्रिटिश सेलर ऐसा नहीं कर सकते, इनुइट लोग गलत कह रहे हैं। यहां तक कि मशहूर नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस, हाँ वही जिन्होंने ओलिवर ट्विस्ट लिखी, उन्होंने अखबार में लिखा कि इनुइट लोग बर्बर हैं और उनकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई को कब तक दबाया जा सकता है? 1859 लेडी जेने फ्रैंकलिन की भेजी हुई शिप फॉक्स ने किंग विलियम आइलैंड पर एक स्टोन कर्न यानी पत्थरों का ढेर ढूंढा। उसके अंदर एक टिन बॉक्स था और उस बॉक्स में एक कागज। वो कागज आज भी मौजूद है, इतिहास का सबसे दर्दनाक कागज। उस कागज पर 2 अलग अलग वक्त पर लिखा गया था। पहली एंट्री थी मई 1847 की। सब ठीक है, जहाज बर्फ में फंसे हैं, लेकिन हम ठीक हैं, सर जॉन फ्रैंकलिन कमांड में हैं। और दूसरी एंट्री अप्रैल 1848 की, उसी कागज के किनारे पर कांपते हाथों से लिखी हुई, HMS टेरर और HMS एरेबस 22 अप्रैल 1848 को छोड़ दिए गए। जहाज 19 महीने से बर्फ में बंद है। सर जॉन फ्रैंकलिन की मृत्यु 11 जून 1847 को हो गई। कुल 24 ऑफिसर्स और मेंस की मृत्यु हो चुकी है। बाकी 105 लोग कल सुबह जहाज छोड़कर पैदल निकलेंगे। 105 लोग बर्फ में पैदल, बिना किसी मदद के।
सबसे नजदीकी इंसानी बस्ती सैकड़ों किलोमीटर दूर। वो 105 लोग कभी नहीं पहुंचे, एक भी नहीं। तो सवाल यही था, 105 लोग निकले, कहां गए? क्या हुआ उनके साथ उन आखिरी दिनों में? आर्कटिक की उस बर्फ में जहां तापमान -40 से भी नीचे चला जाता है, जहां हवा इतनी तेज होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वहां 105 इंसान पैदल निकले थे, भूखे, बीमार, टूटे हुए। क्या आप सोच सकते हैं वो लोग अपने साथ क्या लेकर चले थे? रेस्क्यू टीम्स को बाद में जो सामान मिला वो देखकर हैरानी होती है। वो लोग अपने साथ सिल्वर कटलरी लेकर चले थे, चाइना प्लेट्स, भारी भारी किताबें, एक 800 पाउंड की नाव जिसे वो बर्फ पर खींच रहे थे। लेड पॉइजनिंग का असर साफ दिख रहा था। उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। जो इंसान जान बचाने के लिए भाग रहा हो वो सिल्वर प्लेट्स नहीं उठाता, लेकिन वो उठा रहे थे क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता जवाब दे चुकी थी। और खाना? 3 साल का राशन था जहाज पर, लेकिन वो टिन कैंस जो खराब थे, जिनमें लेड सोल्डर से बैक्टीरिया पहुंच गया था, उनका खाना पहले ही खराब हो चुका था। बोचुलिज्म, एक और जहर, धीरे धीरे काम करता है और जब तक पता चले बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक तरफ लेड पॉइजनिंग, दूसरी तरफ खराब खाना, तीसरी तरफ स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है, और चौथी तरफ आर्कटिक की वो बेरहम ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है। इन चारों ने मिलकर उन 105 लोगों को एक एक करके तोड़ा। रास्ते में लाशें गिरती रहीं। जो थोड़े ताकतवर थे वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन आगे भी सिर्फ बर्फ थी, सिर्फ अंधेरा था। और फिर वो हुआ जो जॉन रे ने रिपोर्ट किया था, जो इन्विट लोगों ने देखा था, जो ब्रिटेन मानने को तैयार नहीं था। 2009 में और फिर 2019 में जब साइंटिस्ट ने किंग विलियम आइलैंड के आसपास मिली हड्डियों का डिटेल्ड एनालिसिस किया तो वो निशान कंफर्म हो गए। हड्डियों पर कटने के निशान, साफ, सिस्टमैटिक, जो बताते थे कि आखिरी वक्त में उन लोगों ने जिंदा रहने के लिए वो किया जो सोचने में भी तकलीफ होती है। कैनिबलिज्म, नरभक्षण, अपने साथियों की लाशें खाकर जिंदा रहने की कोशिश। ये कमजोरी नहीं थी, ये पागलपन नहीं था, ये वो आखिरी लम्हा था जब इंसान सिर्फ जीना चाहता है, किसी भी कीमत पर। लेकिन वो भी नहीं बचे, एक भी नहीं। अब आता है वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। जहाजों का क्या हुआ? HMS एरेबस और HMS टेरर, वो 2 जहाज जो 19 महीने बर्फ में फंसे रहे, वो कहां गए? रेस्क्यू टीम्स ने दशकों तक ढूंढा, कुछ नहीं मिला। जहाज जैसे जमीन निगल गई हो या बर्फ। और फिर आया 2014, 169 साल बाद। कैनेडियन रिसर्चर्स की एक टीम आर्कटिक में थी। उनके पास अंडर वाटर सोनार टेक्नोलॉजी थी और 2 सितंबर 2014 को उन्हें कुछ मिला। समुद्र की गहराई में बर्फीले पानी के नीचे HMS एरेबस, पूरा का पूरा सीधा खड़ा, जैसे आज भी किसी बंदरगाह में लगा हो। 170 साल पानी के नीचे रहने के बाद भी इसकी स्ट्रक्चर इतनी साफ थी कि रिसर्चर्स की आंखें भर आईं। और 2016 में HMS टेरर भी मिला, और टेरर की हालत तो एरेबस से भी बेहतर थी। उसके अंदर के रूम्स, उसकी विंडोज, उसके कैनन्स, सब कुछ जैसे वो जहाज आज भी अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। लेकिन यहां एक और रहस्य है। HMS टेरर जहां मिला वो जगह उस रूट से काफी अलग थी जहां क्रू छोड़कर गई थी। मतलब जहाज छोड़ने के बाद भी टेरर कुछ वक्त तक चला। किसने चलाया उसे? क्या कुछ लोग वापस जहाज पर लौटे थे? क्या कोई बचा हुआ था जिसने आखिरी कोशिश की? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। इनुइट लोगों की ओरल हिस्ट्री में एक किस्सा है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक जहाज को खुद ब खुद चलते देखा था, बिना किसी के, जैसे कोई भूत चला रहा हो उसे। उस वक्त किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब HMS टेरर की लोकेशन मिली तो वो इनुइट कहानी एकदम से सच लगने लगी। तो आखिर में इस पूरी एक्सपीडिशन से क्या सबक मिला? ब्रिटेन ने सीखा कि टेक्नोलॉजी अकेली काफी नहीं होती,
आर्कटिक जैसी जगह के लिए सबसे जरूरी चीज है उस जगह की समझ, और वो समझ इनुइट लोगों के पास थी। वो सदियों से वहां रहते आए थे। वो जानते थे कि आर्कटिक में कैसे सरवाइव करते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन और उनकी टीम ने उनसे कभी सीखने की कोशिश नहीं की। अहंकार, और उस अहंकार की कीमत चुकाई 129 जिंदगियों ने। आज एचएमएस एरेबस और एचएमएस टेरर कनाडा की कल्चरल हेरिटेज हैं। उनके अंदर अभी भी रिसर्चर्स जा रहे हैं, अभी भी नई चीजें मिल रही हैं। 2019 में एरेबस के अंदर से एक लकड़ी की तख्ती मिली जिस पर लिखा था टेरर। मतलब ये तख्ती टेरर से आई थी और एरेबस पर रखी गई थी। इसका मतलब दोनों जहाजों के बीच आखिरी वक्त तक कांटेक्ट था। 129 लोगों की ये कहानी सिर्फ एक फेल्ड एक्सपीडिशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी जिद की, उस जिद की जो कहती है कि हम जीतेंगे चाहे कुछ भी हो। ये कहानी है उस ठंड की जो सिर्फ शरीर नहीं दिमाग को भी जमा देती है। और ये कहानी है उन 129 लोगों की जो घर से निकले थे इतिहास बनाने, और इतिहास बन गए, बस उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। अगर इस कहानी ने आपको कहीं रोका, कहीं सोचने पर मजबूर किया, तो एक कमेंट जरूर करिए। बताइए कि इस पूरी एक्सपीडिशन में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने हैरान किया। हर कमेंट पढ़ता हूं मैं। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और को भी सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए। कभी कभी एक शेयर किसी की पूरी रात बदल देता है। फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के जहाज आज भी आर्कटिक की गहराइयों में हैं, ठंडे, खामोश, लेकिन अपनी कहानी सुनाते हुए। बस सुनने वाला चाहिए। इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां आती रहती हैं जो इतिहास की धूल में दबी हैं, लेकिन जिन्हें जानना जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई कहानी छूट ना जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहिए।